ओके, मैं जब मेक श्योर कर लूं कि हम लोग लाइव चले गए हैं। जी, हम लोग लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। दिस इज जवेरिया असद। आई एम द फाउंडर ऑफ एलीट क्लब KSA और आज हम मौजूद हैं लाइव फ्रॉम एलीट स्टूडियो सीजन 2 के सेकंड एपिसोड से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि मुझे पिछली एपिसोड का जो हमने डॉक्टर आयजा के साथ की थी उसकी एपिसोड की बहुत अच्छी फीडबैक मिली। और मैं इस बात की भी बहुत मशहूर हूँ कि आप मेरा ये शो देखते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं और मेरे अगले मेहमान के हवाले से क्वेश्चन भी मुझे भेजते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें दोबारा से जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है बहुत एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, और जिस फील्ड में वो एक्सपीरियंस है वो हमारी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सबकी जिंदगियों का हिस्सा है और बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में आते हैं। और जब मैंने अनाउंसमेंट्स की थी कि ये गेस्ट हमारे शो पे तशरीफ लाएंगे तो बहुत सारे सवालात मुझे पहले से ही आना शुरू हो गए थे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक को या इस चीज को कवर कर सकें, लेकिन हाफ एन आवर में मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये चीज सवालात हमारे बढ़ते गए तो इंशाल्लाह हम इसका सेकंड एडिशन भी आपके सामने लेकर आएंगे। आप अपने कमेंट्स वगैरह हमें जो है वो भेजते रहिएगा। तो मैं वेलकम करती हूँ आज के अपने इस सेकंड एपिसोड में सीजन 2 के मोहतरम जनाब यूसुफ इब्नुल हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा आपके पेशे के एतबार से जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनका थोड़ा सा जिक्र जरूर करूं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना रिच प्रोफाइल है आपका कि उसको छोटी सी स्लाइड में कवर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारे शो की थीम ही यही है कि हम जिन शख्सियात को मधु करते हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी सक्सेस, उनकी जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। क्योंकि हमें सिर्फ लोग नजर आ रहे होते हैं कामयाबियों की सीढ़ियों पे, लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंचे इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, जर्नी होती है, और वो सुनना हम सबके लिए बड़ा जरूरी होता है क्योंकि उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है। और सेकंड फेज में हम अपने एपिसोड के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी मिस्टर यूसुफ अब्दुल हसन साहब के बारे में। ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड अ फैसिलिटेटर, एजुकेशनिस्ट, टीचर, ट्रेनर, ब्रॉडकास्टर एंड कॉलमिस्ट। In 1982, started associated with Islamic banking and accumulated immense experience as an Islamic banker from renowned financial institutions. Have rich exposure and skills to develop and deliver training programs in the field of Islamic banking, finance, economics, commercial banking, management, and media law. In teaching, training, and academia management, he contributed to curriculum designing, its standardization, university policies, procedures, code of conduct, regulatory affairs, international relations, स्टूडेंट अफेयर्स एंड स्टूडेंट काउंसलिंग। सो मैं दोबारा से वेलकम कहना चाहूंगी यूसुफ साहब को। यूसुफ साहब, इससे बहुत सारी चीजें तो मेरे सर पर से गुजर गई हैं माशाल्लाह से, लेकिन आपने माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज है इसमें। तो इतनी सारी चीजें आप कैसे की आपने, और वाई इस्लामिक बैंकिंग? तो हमें थोड़ा सा अपना पर्सनल वो बताइएगा एक्सपीरियंस कि इस तरफ ही क्यों आए। बहुत कम लोग इस साइड पे आ रहे होते हैं और इतना कुछ कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 44 साल से पेशे से वाबस्ता हूँ। मैं 16 साल का था जब मैंने चाइल्ड ब्रॉडकास्टर की हैसियत से फ्रीलांस काम शुरू किया था, और मैं एक सहाफती घराने से मेरा ताल्लुक है, लिटरेरी फैमिली से। मेरे वालिद साहब ISPR में डायरेक्टर थे और बहुत ही बचपन से मैं ISPR की चीजों को देखता आ रहा था, किस तरह रेडियो, किस तरह टेलीविजन। तो मगर ये मेरा पेशा नहीं बना, मैं गवर्नमेंट सर्विस में चला गया। मगर 1982 में प्रिंस मोहम्मद अल फैसल ने मुझे सेलेक्ट किया दारुल माल अल इस्लामी में। पैन इस्लामिक फाइनेंशियल कंपनी थी जिनीवा में, और उसके बाद से उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ये पढ़ना है। तो 1983 में मैं डॉक्टर अहमद अल नज्जार, जो कि बानी है इस्लामिक बैंकिंग के, मैं उनके साथ शामिल हो गया और 1984 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं मुतवातिर बैंकिंग में अपना काम करता रहा। मेरे काम को देखते हुए फिर मुझे उन्होंने इन हाउस इंस्ट्रक्टर बना दिया
और मैं बैंकिंग भी कर रहा था, इन हाउस इंस्ट्रक्टर भी था, और इसके साथ साथ मैं फंड मैनेजमेंट भी करता था। और मतलब बैंकिंग के सिलसिले में मैंने बहुत से काम किए, ऑफशोर बैंकिंग से लेके मर्चेंट बैंकिंग से लेके कमर्शियल बैंकिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ये सब करता रहा। तो आज 2006 के अंदर मुझे एक मौका मिला कि मैं यूनिवर्सिटी में पहली दफा, इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटी में पहली दफा इस्लामिक बैंकिंग को रूशनास कराने के लिए इकरा यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हो गया। ये इकरा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान था, और बनी नौ इंसान के ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने ये तय किया कि हम दुनिया को, खुसूसन पाकिस्तान को बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो बस ये मेरा सफर है, और मैं 44 साल 38 ईयर्स मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए, और अल्लाह ताला ने मेरा बड़ा साथ दिया। जो 2006 से मुझे कोई नहीं जानता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब इज्जत भी करते हैं, बुलाते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं। यही मेरा सफर है। ठीक है, तो मतलब इस्लामिक बैंकिंग एक आपने पूरा इसके ऊपर, यानी कि आपको समझ लें कि कमांड हासिल है, और इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी है, और बल्कि आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रही थी आपके प्रोफाइल में कि आपने पॉलिसी मेकिंग में भी पार्ट लिया। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखें, मैं आपको बताऊं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, कोई नहीं होता। दुनिया का कोई आदमी आप ले लें, कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखें, इस्लाम का एक एक नुक्ता जो है वो जिल्दों में लगता है जाके, उसके लिए जिल्दें चाहिए होती हैं। तो ये देखें, एक निज़ाम है बैंकिंग का। मैंने जो चीज सीखी है वो ये सीखी है कि अगर तुम माशरे के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारा माल जो है वो तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम अपने लिए काम कर रहे हो तो वो कमाल जो है वो तुम्हारा किसी के काम नहीं आएगा, बल्कि वो तुम्हारे पास बिच्छू और सांप बन के चिमटेगा। बात सवाल ये है कि इस्लाम का मालियाती, माशी और बैंकिंग का निज़ाम जो है वो सोशो इकोनॉमिक के बेस करता है, वो इकोनॉमिक पे बेस नहीं करता। तो लिहाजा हर चीज जो उन्होंने बनाई है वो सोशल जस्टिस पे बेस करती है, यानी रियासत से लेके सनत और अदालत तक हर चीज सोशल जस्टिस पे बेस करती है। और इस पूरे निजाम की पॉलिसी जो है वो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी इंसान तरक्की करेगा तो माशरा तरक्की करेगा, और माशरा तरक्की करेगा तो दुनिया जन्नत बनेगी। अल्लाह ताला ने जो निजाम दिया है उसमें आपको हर चीज आपको जो दी जा रही है वो अल्लाह ताला की आपके पास एक अमानत है, यानी आप जो चीज ले रहे हैं वो अल्लाह ताला की अमानत समझ के ले रहे हैं। अपनी जान, अपना माल, सब चीज अमानत है। अब दो चीजें अल्लाह ताला ने कही है, हुकूक इबाद और हुकूक अल्लाह। दोनों को उन्होंने एक तरीके से नथी कर दिया है। अगर हुकूक अल्लाह करते हैं, हुकूक इबाद नहीं करते तब भी गलत है, और हुकूक इबाद करते, हुकूक अल्लाह नहीं करते जब भी अलग है। अब दोनों चीजें बनती हैं जब हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद, तो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। तो ये सोशो इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस करता है, ये इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस नहीं करता। इंसान के जिस्म के लिए जो चीज खराब है, इंसान के माशरे के लिए जो की बिगाड़ है, वो प्रोहिबिटेड है, यानी वो ममनू है, वो हराम है। और इंसान की तरक्की और उसके फायदे के लिए जो चीज है, जो उसके जिस्म में तकवीत पहुंचाता है, वो इंसान के लिए हलाल करार दे दिया गया है। तो ये निज़ाम जो है ये बेसिकली माशरती तरक्की की तरफ लेके जाता है, ये माशी तरक्की की तरफ नहीं लेके जाता। इसके अंदर सबसे बड़ा फर्क यही है, लेकिन जो हम समझ भी नहीं पाते हैं कि इसका हमारा इस्लामिक बैंकिंग का, इस्लामिक फाइनेंस का फर्क क्या है। बेसिक फर्क ये है कि हम जो चीज अपने लिए पसंद करें वो दूसरे के लिए भी पसंद करें, जो चीज हमारे लिए मुनासिब है वो दूसरे के लिए भी मुनासिब है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने यहाँ तबकात बना दिए हैं कि तू ये ले सकता है, तू ये नहीं ले सकता, ऐसी नहीं है। लेकिन बनी नौ इंसान को अल्लाह ताला ने यकसा पैदा किया है। सिर्फ तालीम जो है वो एक इंसान को बड़ा करती है, बाकी दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको बड़ा नहीं कर सकती। ये है निजाम। तो पाकिस्तान में जो बैंक इस पर काम कर रहे हैं इस्लामी बैंकिंग के, तो वो एग्जैक्टली ये जो फिलॉसफी आप मुझे बता रहे हैं एग्जैक्टली इसी पे ही काम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो फिर हमारे मुल्क का निजाम उस तरीके से क्यों नहीं फ्लरिश हो रहा, या क्यों लोगों को अभी भी डाउट्स हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, लोगों को डाउट रहेगा। उसकी वजह यह है कि उलमाए दीन और बैंकर एक पेज पे नहीं है। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि उलमाए दीन को बहुत जल्दी एक निजाम मिल गया,
और बैंकरों को एक ऐसा निजाम मिला जिसके मुतालिक वो जानते ही नहीं है। तो ये टू मच कुक स्पॉइल द फूड वाला मामला है। यानी आप बावर नहीं करा सक रहे हैं अवाम को, खातेदारों को, कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सच कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लाम में बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल, कोई है ही नहीं। तो शायद इस्लाम में तो इसीलिए उलमा इसको फेवर नहीं करते। मैं बताऊं, इस्लाम में बैंकर का कॉन्सेप्ट है, यानी वो अमीन है, वो अमीन है, वो ताजिर है, उसमें फरासत है और उसमें सदाकत है। अगर ये चार चीजें बैंकर में मौजूद है तो बैंकिंग सही है, और अगर चार चीजें मौजूद नहीं है तो बैंकिंग सही नहीं है। ये मेरा जवाब है। और मेरे सवाल का भी यही जवाब है कि आजकल नहीं है मौजूद, शायद इसीलिए हमारे उलमा को कंसर्न्स होते हैं। और लेकिन तो आपको लगता है कि अवेयरनेस फैलाने की शदीद जरूरत है कि दोनों के दरमियान एक स्मूथ रास्ता अख्तियार किया जाए ताकि दोनों चीजें साथ साथ चलें? क्योंकि अगर हम एक मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक है हमारा, और अगर हमारा ये माशी और माशरती निजाम दोनों में हमांगी नहीं होगी तो मसाइल इसीलिए हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखें, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं, जब तक आप इस्लाम का माशी निजाम और इस्लाम का मालियाती निजाम नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसमें अपना वक्त नहीं देंगे, आप इस्लामी बैंकिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको बुनियाद तो आप कर नहीं रहे हैं, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ने, चौथे सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं, फिर आपसे उल्टे सीधे काम किए जाते हैं आपसे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इस्लाम माशी निजाम में क्या आपसे कह रहा है। देखें, मैं बड़ी अजीब बात मैंने अभी कुछ दिन पहले कही कि देखें, हम मुसलमान तो हैं, मगर अगर हम अपने अतराफ में जायजा लें तो हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अंग्रेज जो है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो हमारे मगर असूलों वो को फॉलो कर रहा है। फॉलो करता है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो अपने यहाँ रिबा को सोशल क्राइम समझता है, हम रिबा को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा तो स्टेट बैंक का गवर्नर भी जो है, मिनिस्टर भी जो है, प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना, वो करते ये है कि वो सूद कहते हैं, हमने 2% सूद बढ़ा दिया, 2% सूद कम कर दिया। तो वो उलमाए दीन जो बैठे हुए बैंकिंग को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो उस पर ऐतराज ही नहीं करते कि भाई आप तो जब सूद पे काम कर रहे हैं तो हमारा तो आपके साथ काम करना, आपको पॉसिबल ही शहादत नहीं है, देना और आपको पॉसिबल ही लिखना नहीं है। हराम हो गया। क्या बिल्कुल, तो जब आपको एहसास ही नहीं है तो फिर आप किस तरीके से कोई चीज को सही करेंगे। देखिए, मगर बैंकिंग में बेइंतहा पाकिस्तान में काम हो रहा है, और बैंक आस्ते आस्ते उस रुझान की तरफ जा रहे हैं जहां उनको ये मालूम हो रहा है कि हाँ, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। हम इसको मुबर्रा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहा कि अगली जो डिकेड है उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे इदारे कायम हो जाएंगे जो कि आपके यहाँ रिबा फ्री बैंकिंग कर रहे होंगे, रिबा फ्री फाइनेंसिंग कर रहे होंगे, रिबा फ्री इकोनॉमिक के ऊपर कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। है ये, क्योंकि लोगों में रुझान है, आ रहा है बहुत। सही। चलिए अब हम फिर टॉपिक की तरफ ही आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे याद है कि जब आप हमारे अगस्त के इवेंट में भी आए थे तभी हमने आपसे सवाल किया था कि रिबा और सूद में फर्क क्या है, और इस्लामी बैंकिंग में रिबा प्रमोट की जा रही है, राइट? यही यही रिबा को प्रमोट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स सूद को तो हम मान ही नहीं सकते ना कि ये हमारे इस्लामी निजाम का हिस्सा हो सकता है। तो फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, मेन टॉपिक पे ना, नेशनल सेविंग स्कीम्स पर आएंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा फर्क क्लियर कर दें अपने सुनने वालों के लिए कि सूद में और रिबा में फर्क क्या है। क्योंकि अक्सर जो स्कीम्स आ रही होती हैं उसमें रिबा होती है, लेकिन हम उसको सूद ही कंसिडर कर रहे होते हैं, इसलिए हम उससे फायदा नहीं उठाते। तो वो थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं तो सूद को रिबा की हैसियत से जानता हूं। मैं रिबा को सूद नहीं कहता, मैं सूद को रिबा कहता हूं। सूद क्या चीज है? सूद दरअसल, अगर आप इसकी तहकीक करें, मैंने 13 साल तहकीक करने के बाद ये बात आपसे कह रहा हूं, और मैंने अपनी किताब में इसको लिखा भी है, इस थ्योरी को डिफाइन भी किया है। सूद दरअसल एक गारंटी है जो लेने वाला देने वाले को देता है, जिसकी शहादत लिखी जाती है और जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। अब वो शहादत, वो गारंटी क्या है? वो ये है कि मैं मुस्तकबिल में तुम्हें इतने % इस पर्सन के इस रुपए के ऊपर दूंगा। सवाल पैदा ये होता है कि लेते वक्त क्या उसको मालूम है कि वो उस वक्त मुस्तकबिल में ये पैसा दे देगा? पैसे के ऊपर पैसा आप नहीं ले सकते, और अगर पैसा देने का वादा करेंगे तो उस आप शिर्क में चले जाएंगे।
और ये शिर्क में जाने का मतलब ये कि देने वाला, लेने वाला, लिखने वाला और शहादत देने वाला एक ही जुर्म के मुजरिम है। लिहाजा सूद तो ये हुआ। अब रिबा क्या हुआ? रिबा हर वो कमाई, हर वो आमदनी, हर वो फायदा, हर वो मुनाफा जिसमें गलत नियत शामिल हो, गलत इरादा शामिल हो, गलत हरकत शामिल हो और गलत सोच शामिल हो, वो तमाम कमाई, आमदनी, मुनाफा और आपका एक्ट रिबा के जुमरे में आता है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपको एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, सिग्नल जो आपने तोड़ा है उसके बाद जितनी मीटिंग्स आप करेंगे वो सब आपके लिए नाजायज है। अगर आप एमए जिन्ना रोड को बंद कर देंगे प्रोसेशन में और कारोबार बंद हो जाएगा तो जितने बैठे ही प्रोसेशन कर रहे हैं वो सब रिबा के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि उनका एक्ट जो है वो मनाफी है। या तो ये भी कहते हैं कि नमाज भी ना पढ़ो जिससे रास्ता रुकता हो, तो याद चले जाए कि आप पूरे शहर को बंद कर देते हैं। लेकिन वीआईपी मूवमेंट के लिए इसके अलावा रिबा के 120 किरदार हैं, 120 किरदार हैं। अगर मैं किरदार आपको बताने के लिए आऊं तो मेरा प्रोग्राम 7 बजे शुरू होगा, रात को 11 बजे खत्म होगा। अगर एक एक किरदार को मैं, यानी झूठ बोलना, जुआ खाना, मिलावट, अकरबा परवी, बहुत से ऐसी चीजें हैं, धोखा देना, सही, अच्छा, स्पेकुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें रिबा के अंदर आती हैं। और सूद जो है वो इसकी एक किस्म है जिसमें आप गारंटी लेके शिर्क करते हैं, तो सूद सबसे बड़ा रिबा कहलाता है। सूद सबसे बड़ा रिबा कहलाता है, यानी सूद जो है वो रिबा की भी एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म है, वो शिर्क है, वो शिर्क है जिसमें तो पैसों का लेन देन हो गया, फिजिकल चीज का लेन इसकी देन हो गया। माफी नहीं है। तो इसकी इस्लामिक माफी नहीं। बैंकिंग में सूद और रिबा दोनों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इस्लाम के मालियाती निजाम में, इस्लाम के माशी निजाम में रिबा का एक पूरा चैप्टर है जो बयान करता है कि आपका मालियाती और माशी निजाम क्या होना चाहिए। रिबा से पाक होना चाहिए, सूद का जिक्र नहीं है, रिबा से पाक होना चाहिए। सूद से क्यों नहीं पाक होना चाहिए? ये तो इस्लाम इसलिए में कि है हर ना। चीज गलत है ना, हर चीज गलत है ना। एक सूद को अगर आप खत्म कर देंगे तो क्या रिबा रहेगा? तो क्या आपकी वो चीज सही रहेगी? नहीं, तो आपको तो रिबा को खत्म करना है ना। जब रिबा खत्म करेंगे, अच्छा, इसके अंदर बहुत आसान है। देखें, आपने जब किसी को पैसा दिया, आपने उससे कहा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस तारीख तक पैसा दे दूंगा, तो आपने अल्लाह को शामिल कर लिया। सही, अब आपके सारे मामले अल्लाह पे चले गए। सही। जब आप गारंटी देते हैं तो अल्लाह ताला को तो एक तरफ कर देते हैं, आपस में मिल के अपने अपने मफाद तय करते हैं। तो जब अल्लाह ताला को एक जगह से निकालेंगे और खुद अपने मफादात तय करेंगे तो आप अपने मफादात के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है जब दो इंसान आपस में तिजारत करते हैं तो मैं तीसरा शरीक हूं। तो जब तक मेरे उसूलों पे तुम तिजारत करोगे उस वक्त तक बरकतें लेते रहोगे, और जहां तुमने अपने तय से तय कर लिया कि तुम नहीं करना है तो तुम करो। तो मतलब सूद में तो ये होता है ना कि मुझे अगर आपसे पैसे चाहिए तो आप, मेरे और आपके दरमियान की शराइत हुई कि जो वापसी आप अदा करोगे वो इतना परसेंट, यानी इतना परसेंट ज्यादा देना पड़ेगा मुझे। तो ये भी रिबा की एक फॉर्म है, धोखा देना या कीमत से ज्यादा वसूल करना। ठीक है, इसके तो अंदर यानी तरीका ये होता है बेसिकली कुरान में, यानी इस्लाम, हमारे इस्लाम में जो है वो ये है कि अगर किसी को कर्ज देना है तो उतना ही जितना दे रहे हो उतना ही वापस लो। और जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जितनी भी स्कीम्स आती हैं, मैं अपने टॉपिक की तरफ अगर आऊं, नेशनल सेविंग स्कीम्स वगैरह आती हैं कि उसमें हम पैसा जमा करवाते हैं और जितना पैसा जमा करवाते हैं उतना ही मुनाफा हम ले रहे होते हैं। तो अगर एक फिक्स्ड अमाउंट भी अगर हम ले रहे हैं तो वो हलाल में आएगा या हराम में आएगा? क्योंकि जैसे हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर हम अपने पैसे बचाना चाह रहे हैं, हमें कहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हमने या कोई नेशनल सेविंग स्कीम में किया, तो वहां पे फिर क्या, किस तरीके से इस अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा? देखें, नेशनल सेविंग स्कीम का तरीकाकार बिल्कुल बैंकों से मुख्तलिफ है, बल्कि बैंकों से ज्यादा शफाफ है। बैंक जो है वो आपके पैसे से कारोबार करता है, अपना मुनाफा 90% रखता है और आपको मुनाफा 10% देता है। नेशनल सेविंग जो पैसा लेता है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाता है। गवर्नमेंट उस पैसे को स्टेट बैंक से लेती है और मुख्तलिफ मदों में लगाती है। उससे जो मुनाफा आता है उसमें से एक हिस्सा स्टेट बैंक को देती है और एक हिस्सा जो है स्टेट बैंक नेशनल सेविंग को देता है, और नेशनल सेविंग आपको बांट देता है वो लेके।
अच्छा, नेशनल सेविंग कभी आपको लिख के नहीं देता कि मैं आपको 10% दूंगा। नेशनल सेविंग आपको कहेगा कि मैं 1 लाख रुपए के ऊपर एक्सपेक्टेड 650 रुपए दूंगा, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड 650 रुपए। अब अगर फर्ज करें मुनाफा कम हुआ तो मुनाफा कम नहीं देगा, मुनाफा बढ़ेगा तो आपको बढ़ के मुनाफा दे देगा लेके। मतलब आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आपको मुनाफा हमने ये दिया था तो वो एक खास मुतय्यन में मुनाफा अपना रखता है और उस मुनाफे के तहत वो देता चला जाता है। दूसरी बात ये कि आपको ये मालूम है कि नेशनल सेविंग जो है वो कभी आपका मुरक्कब मुनाफा नहीं करता, यानी जैसे बैंक करते हैं ना, आपने इस महीने मुनाफा नहीं लिया तो उन्होंने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। नेशनल सेविंग नहीं करता। नेशनल सेविंग आपके मुनाफे को उठाता है, सस्पेंस में डाल देता है। 10 साल के बाद जब आप आएंगे वापस लेने के लिए तो उतने ही पैसे देगा जो उस महीने पैसे बने थे। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इसको लगा दिया इसमें पैसे बन गए, नहीं, वो वही पैसे देगा लेके। बैंक क्या करते हैं, जब आप उनसे पैसे लेने जाते हैं तो वो प्रिंसिपल के साथ प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और उसको दोबारा मुरक्कब मुनाफे में कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा देते हैं लेके। ये चीज गलत है। देखें, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है नेशनल सेविंग में कि नेशनल सबसे पहले आपके पैसे, आपकी जायदाद जितनी है वो सारी नेशनल स्टेट की है, वो आपकी नहीं है। अल्लाह ताला की मिल्कियत है और अल्लाह ताला ने मिल्कियत स्टेट को दी है। स्टेट जिस वक्त चाहे ले लेके, मगर स्टेट को भी ये उसूल बताए गए कि वो होस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकता, उसको बताना पड़ेगा होस्टाइल टेक ओवर करने के लिए। तो जब नेशनल सेविंग का पैसा स्टेट बैंक ले देता है, स्टेट बैंक लेने के बाद गवर्नमेंट को दे देता है, गवर्नमेंट फिर उसको मंसूबों में लगाती है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट सिर्फ कलेक्टर है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटर नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटर बनी हुई है, हर चीज, रेल उसकी है, जहाज उसके हैं, टेलीफोन उसका है, सब चीजें। नहीं, कोई चीज गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अवाम के साथ लगाती है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये लेके रेलें जो चलती है उसमें पटरी जो है वो गवर्नमेंट की है, रेल अवाम की है, ठीक है ना। अच्छा, या कोयला जो निकल रहा है, तांबा जो निकल रहा है, ये सब चीजें जो निकल रही हैं ये अवाम निकाल रही है, गवर्नमेंट नहीं निकालेगी। गवर्नमेंट उस कान की मालिक है, गवर्नमेंट उससे कलेक्ट करेगी लेके, और उस कलेक्शन के साथ अच्छा गवर्नमेंट ये कर सकती है कि हमें डैम बनाना है। अब वो आवाम से कहती है भाई आप इस मद में नेशनल सेविंग में डाल दें पैसा, हमें डैम बनाना है। तो गवर्नमेंट ये कह सकती है, गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो आपसे पैसा मांगे। So national saving is basically a government agency that look after your money, it invests your money and it look after your money, it should be safe. वैसे तो दुनिया में कोई चीज सेफ नहीं है, आपकी जान भी सेफ नहीं है। तो इस वजह से आप तय कर ले लगाने से पहले कि अल्लाह ताला ये पैसा जो मैं लगा रहा हूँ ये कौमी सलामती के लिए लगा रहा हूँ, और जब कौमी सलामती के लिए लगा रहा हूँ इसका मुनाफा और इसका नुकसान आपके जिम्मे है। ये नियत कर ले। जब नियत कर लेगा वो लेके, जब उसकी नियत हो जाएगी तो उसने अपना पैसा अल्लाह के दस्तरस पे छोड़ दिया। अपनी जिंदगी को मुसीबत मत बनाए, जहां पैसा लगा सकते लगाए। हाँ, ये तय कर ले कि इस्लामिक बैंक जो बन गए हैं वो ऐसी जगह पैसा नहीं लगाते जो कि शरीयत के खिलाफ हो। तो हम इस्लामिक बैंकिंग को इसलिए पसंद करते हैं कि हमें हमारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लगता, हमारा पैसा स्पेकुलेशन में नहीं लगता, हमारा पैसा इश्तहारों में नहीं लगता, हमारा पैसा लिकर में नहीं लगता, हमारा पैसा सिगरेट कंपनी में नहीं लगता, हमारा पैसा किसी इश्तहारी कंपनी में। तो हमें यह एहसास है कि देखें हमारा पैसा सही जगह लगेगा, जामी लगेगा। अब हमारे पैसे को मॉनिटर कौन करता है? वो उलमाए दीन करते हैं। तो गुनाह सवाब तो आपके पास से गया ना, क्योंकि उलमाए दीन आपके पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं। लेके वही जवाबदेह भी होंगे कि लेके तुमने देखा कि नहीं देखा, तुम्हारे सुपर जब हमने ये किया गया था तुमने क्यों नहीं किया इसको सपोर्ट। तो आप अपने आप को मुबर्रा समझें, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपके ऊपर गुनाह नहीं है। अच्छा, मतलब नेशनल सेविंग में अगर हम पैसे डाल रहे हैं और उसमें हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि इस महीने हमें कितने पैसे मिलेंगे, ये हमें आइडिया नहीं होता ना। यही आपने कहा कि अगर ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा दे देंगे, लेकिन हमें आइडिया होता है। नेशनल सेविंग अखबार में इश्तहार देता है, नेशनल सेविंग अपने काउंटर्स पे लिख के लगाता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने कितने मिलेंगे। अच्छा, तो ये जो यानी कि मैं ये पूछूं कि एक जो फिक्स्ड अमाउंट होता है ना, कि हमारा ही कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज फिक्स्ड आपको मिल रही है, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो वो फिक्स्ड अमाउंट भी जो है वो हराम रोजी में आ जाता है। कुछ लोग भी ये भी राय है। नहीं, फिक्स तो आपकी ज़कात फिक्स है 2.5%, आपकी कमीज की कीमत फिक्स है, आपकी गाड़ी की प्राइस फिक्स है, हर चीज फिक्स होती है। फिक्स करना कोई हराम थोड़ी है। लेके
फिक्स करके उसके ऊपर गारंटी प्रोड्यूस करना हराम है। कोई चीज फिक्स की और उसकी गारंटी लिख के दे दी, मैंने ये दे रहा हूं, मैं यही दूंगा, इसके अलावा नहीं दूंगा, यूं करूंगा, ये करूंगा, ये फिक्स है। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ यूटिलाइज कर रही है। लेकिन इस्लामी बैंकिंग का ये फायदा है कि हमें पता होगा कि इस्लामी बैंकिंग किन किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं हमारे पैसे। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? नेशनल स्कीम की तरफ जाना चाहिए या इस्लामी बैंकिंग में ही हम फिर वहां की स्कीम्स को फॉलो करें? आपकी मर्जी, आप इस्लामिक बैंकिंग में लगाएं, मगर मैं समझता हूं, मतलब मैं अपने आप को तो नेशनल सेविंग में ज्यादा मुतमईन समझता हूं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इसकी मिल्कियत होती है। मेरे पैसे की मालिक हुकूमत पाकिस्तान है, मेरे पैसे का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ने अपना नायब यहाँ मुकर्रर किया है। जो देखें, आपका मकान जो है वो लीज पे है, आपकी मिल्कियत थोड़ी है। आप लीज की फीस देते हैं तो आपकी लीज बढ़ जाती है, लेकिन कोई चीज आपकी नहीं है। बैंकों के साथ प्रॉब्लम यह है कि बैंकों के अंदर आपको ये नहीं मालूम कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, और बैंक इसके साथ कितना लगा रहा है। नेशनल सेविंग तो पूरा पूरा पैसा लगाएगा। देखेंगे डैम बन रहा है, उसमें गवर्नमेंट ने अपना जनाब 20 अरब रुपया लगाना है, 5 अरब वो नेशनल सेविंग से ले लेगा लेके। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट का तो आपको मालूम है, गवर्नमेंट के असासाजात इतने ज्यादा हैं कि आपका पैसे डूबने का, देखिए अक्ल इंसानी कोई चीज होती है। अगले इंसानी को अगर आपने, तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा सिर्फ, अब आप लिखे गवर्नमेंट बैठ जाए, गवर्नमेंट ने बैठा नहीं करती है। रूस बैठ गया था मगर रूस फिर रिवाइव कर गया। देखिए गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज है, स्टेट बहुत बड़ी चीज है। स्टेट के पास आप मुतमईन हैं कि स्टेट के अंदर अगर पार्क बनेंगे, सड़कें बनेंगी, सेवरेज बनेगा, पुल बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, गवर्नमेंट अगर ये सब चीजें बनाएगी तो ये तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना। हाँ, गवर्नमेंट अगर आपके पैसे से एटम बम बना रही है तो वो जायज नहीं है। मतलब बन तो गया, लेकिन वो हाँ, तो गवर्नमेंट ने आपके पैसे से नहीं बनाया हुआ एटम बम। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, गवर्नमेंट ने आपके पैसे को इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। देखिए बात यह है कि अगर गवर्नमेंट सोशो इकोनॉमिक के अलावा कोई काम करती है तो आप उसको पैसा, अपने पैसे को मना कर दें। अगर वो जबरदस्ती कर रही है तो गुनाह सवाब वो है। देखें, आपको गुनाह उस वक्त मिलेगा जब आपकी इंटेंशन जो है गुनाह करने की होंगी। ना समझी में गुनाह हो जाता है तो उसकी माफी है। नहीं, मगर मैं आपको बता, जैसे मैं अगर, अब मैं आसान सवालात पे अगर पे आऊं, सिंपल सी बात है। अगर हम अब जैसे हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें घर खरीदना है, मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही, लेकिन ये बैंक जो है हमें स्कीम निकाल रहे हैं कि भाई आप इतने ग्राउंड पेमेंट पे ले लें और फिर इंस्टॉलमेंट्स में दे दें। अब वो इंस्टॉलमेंट्स में करते 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 मुझे पता चल जाएगा कि यार मुझे डाउट है कि कहीं इसमें सूद तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं नहीं, मैं तो सूद नहीं दे रही, मैं नियत मैंने की हुई है, मैंने तो सूद नहीं देना, लेकिन वो तो ले रहे हैं। मतलब मेरे सोचने से क्या होगा, ये तो जो बैंक वाले मुझसे ले रहे हैं मैं तो दूंगी। अब नियत करना, अब सबसे पहली बात कि मैंने अपने चादर से ज्यादा पांव फैलाने की कोशिश की, तो ये एक तरह से मेरी खराब नियत नहीं हुई कि मैं क्यों कर्जा ले रही हूँ वहां, वो भी ऐसी जगह से जो मुझसे शायद ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसको मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। जब हम लेते हैं इस्लामी बैंकिंग के जरिए, तो क्या वो जो हम लोन ले रहे हैं गाड़ी के लिए, घर के लिए, तो क्या वो शरिया कंप्लाइन कर रहा है शरिया से, वो जो कर्ज हम ले रहे हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लाम में लोन नहीं होता, कर्जा नहीं होता। इस्लाम में सरमायाकारी होती है, फाइनेंसिंग होती है। ठीक है। फाइनेंसिंग जब आपकी होती है तो आप फाइनेंसिंग डायरेक्ट पैसे नहीं देते हैं, आप अशिया खरीद के आपको दे देते हैं। इसको कहते हैं इजारा। इजारा लीजिंग का इस्लामी नाम इजारा है, और तिजारत का इस्लामी नाम जो है वो मुराबहा है, जो कमोडिटी कंज्यूमेबल के लिए इस्तेमाल होता है। इजारा यूजेबल के लिए इस्तेमाल होता है। कमोडिटीज अगर आप ले रहे हैं जिसमें कमोडिटी कंज्यूमेबल है तो आप मुराबहा करेंगे, और अगर यूजेबल है तो आप इजारा करेंगे। अच्छा, अब इजारा जो है उसमें आपको मुराबहा में और इजारा में दोनों में आपको पैसा नहीं दिया जाता, आपको अशिया दी जाती है। तो आपको वो अशिया खरीदता है और वो आपको अशिया दे देता है कि जी आप इसको चलाएं, इसको इस्तेमाल करें। अब जब आप इस्तेमाल, वो आपको खरीदता है तो वो किसकी मिल्कियत है? वो तो उसकी मिल्कियत है ना, बैंक की मिल्कियत है ना। अब बैंक आपको कहता है, लेटर देता है कि आप अब इसको चलाएं, ये हमने आपको दे दिया, आपने 20% हमें दे दिए थे, 20% आपके एडजस्ट हो गए। अब 100 रुपए की गाड़ी थी जिसमें 20 रुपए तो आपने अदा कर दिया, अब 80 रुपए आपने हमें देने हैं। 80 रुपए की ये किस्त है, ठीक है। 80 रुपए की ये किस्त है, इसके अंदर आपने फिक्स कॉस्ट आपने पूरी करनी है,
वो रनिंग कॉस्ट आपने पूरी करनी है, इंश्योरेंस आपने देनी है, टैक्स आपने देना है, रोड टैक्स और पेट्रोल आपने देना है, सर्विस आपने करानी है। ठीक है। जो गाड़ी खरीदने का टैक्स है वो हम देंगे। ठीक है। तो वो आपकी कॉस्ट करने के बाद वो आपकी 36 महीनों पे निकालता है आपकी एक किस्त। ठीक है। उस किस्त के अंदर आपका रेंट भी शामिल होता है और इस किस्त में आपकी इंस्टॉलमेंट भी शामिल होती है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप इजारा करते हैं तो वो आपकी आमदनी का 30% के अंदर ये चीज बनाता है, ये 40% में बनाएगा। ठीक और है। जब 40% में बनाएगा तो अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप देखेंगे गाड़ी आपके पास आ गई। आपकी सेविंग जो है वो 30% के अंदर आपकी सेविंग तकरीबन 24% हो रही है और 6% आपका एक्सपेंस हो रहा है। जी। तो वो रेंट जो आप दे रही है वो 6% हो रहा है और जी। आपकी असल जो है वो 24% हो रही है। कीमत जो है जी। अब आप गाड़ी, हमारे पाकिस्तान में तो ये कि गाड़ी आप खरीदे 12,000 की, बेचते हैं आप 18,000 की। हाँ। मकान आप खरीदे 1 करोड़ का और बिकता है वो 3 करोड़ का। तो इस दौरान में जो एप्रिसिएशन हो रही है वो आपके अंदर बैंक उसका शिरकत नहीं करेगा। बैंक शिराकत नहीं कर सकता आपके प्रीमियम में। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है और बैंक कहता है इसमें मुझे भी हिस्सा दो, तो बैंक पे सूद ले रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर बैंक इस पे पेनल्टी ले रहा है तो पेनल्टी भी सूद है। अगर बैंक अर्ली पेमेंट कंपनसेशन ले रहा है तो वो भी सूद है। आप 80 रुपए से ज्यादा एक पैसा नहीं ले ज्यादा सकते। नहीं, जो 1 साल पहले 2 साल पहले जो बना है कॉन्ट्रैक्ट के, मैं 80 रुपए ही दूंगी, मैं 80 रुपए ही एग्जैक्टली वो दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट भले उसके आप 1 आखिरी साल के बाद में उसकी जब आप कीमत 100 रुपए हो जाए, लेकिन मैं 100 रुपए के जी हिसाब से नहीं कुछ दूंगी, भी होगा। मैं 80 के हिसाब से ही अच्छा, दूंगी। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें इट्स द मीनवाइल आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है और आप उससे कहती है मैं 5 किस्तें एडवांस दे रही हूँ, तो वो 5 रेंट माफ कर देगा। अच्छा। क्योंकि आपको 36 रेंट में 36 किस्तों में आपने गाड़ी लेनी है। तो जब उसने 5 किस्तें वापस कर दी तो आप फिर 31 किस्तें लेंगी और 31 रेंट देंगी। मगर अगर आप किसी महीने किस्त नहीं दे सकी तो आप उसके पास जाती है कि भाई इस महीने किस्त नहीं दे सकता हूं, तो फिर आपकी 36 रेंट के बजाय 37 रेंट हो जाएंगे। लेकिन रेंट जो है उसकी नंबर बढ़ सकता है, उसका अमाउंट नहीं बढ़ सकता। रेंट का आप नंबर अमाउंट नहीं बढ़ा सकते। जी हाँ, आप यानी अमाउंट नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, ये इस्लामी बैंकिंग में भी यही है और नॉर्मल बैंकिंग में, ये दोनों में सेम ही नहीं सिस्टम है या इस्लामी बैंकिंग के हवाले? ये इस्लामिक वे है, ये ये इस्लामी इस्लामिक वे बैंकिंग, है। तो यानी अगर मैं हाँ गाड़ी लेना चाहती हूँ, निकलवाना चाहती हूँ, तो मैं इस्लामी बैंकिंग के जरिए निकलवा सकती हूँ, इसमें कोई सूद कोई रिबा जी, शामिल नहीं है? नहीं देखें, कन्वेंशनल बैंकिंग में भी सूद नहीं है। उसकी वजह क्योंकि बैंक आपको गाड़ी खरीद के दे रहा है, ठीक है, आप पैसा नहीं दे रही हैं। जब आप पैसे के ऊपर पैसा देती हैं तो वो सूद में आता है। यानी जब हम लोन यानी या कर्जा बार्टर ले रहे होते हैं सिस्टम। बिजनेस वगैरह करने के लिए, उसमें सूद आता है, क्योंकि उसमें उसमें वो कोई ना कोई जी जी, इंटरेस्ट तय करते हैं। देखो ठीक है। नहीं, वो इसलिए देखें, पैसा अशिया नहीं है, पैसा बदल का जरिया है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द मनी इज द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी 5 रुपए कीमत है तो 5 रुपए एक चीज के हैं। होता क्या है कि जब आप पैसे को बेचते और खरीदते हैं तो पैसे की कीमत लगाते हैं। इस्लाम में पैसा की कीमत नहीं लगती है। इस्लाम में पैसे से चीज खरीदी जाती है और बेची जाती है, यानी इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जब आप गाड़ी के पैसों के बदले गाड़ी लेती हैं और इंस्टॉलमेंट पे लेती हैं तो फिर वो आप सूद नहीं जारी होती, बल्कि वो आप गाड़ी की किस्तों पे किस्तें अदा करके गाड़ी की मिल्कियत बन रही है, आपकी नेटवर्थ बन रही है। और उस नेटवर्थ का कुछ थोड़ा सा एक्सपेंस आपको पे करना होगा, लेकिन ये है सारा। ठीक है। तो कोशिश की जाएगी हम इस्लामी बैंकिंग से ही ये सारी ले तो बेहतर है। तो उसमें ये कि देखिए, दिल जरा मुतमईन होता है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को ये मालूम था कि जब 2000 हिजरी में जब हम आएंगे तो सूद इतना बढ़ चुका होगा, इतना दुनिया एडवांस कर चुकी होगी कि इंसान बच नहीं पाएगा। तो 1966 में इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ मिस्र से, मिडगिवर से, और डॉक्टर अहमद अल नज्जार ने इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े। अच्छा, बैंकिंग बनी है 300 साल में। 1962 से लेके आज तक आप देखें, अगर अल्लाह ताला को ये नहीं करना होता तो ये बैंकिंग बैठ जाती थी। कम्युनिज्म बैठ गया, सोशलिज्म बैठ गया, सेकुलरिज्म बैठ गया, डॉमिनिज्म बैठ गया, नहीं बैठा तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं बैठी। और फिर उसके अंदर ये शिद्दत चली जा रही है और आज 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। ये 70 साल में जनाब ये मार्केट कहाँ पहुंची, आप बताएं। आप
कन्वेंशनल बैंकिंग तो सोच भी नहीं सकती कि जनाब हमने 300 साल लगा दिए तो हम इस जगह पहुंचे हैं। स्विफ्ट, जैसे हमने स्विफ्ट बनाया, हमारे यहाँ स्विफ्ट जो था हवाला के तौर पे इस्तेमाल होता था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में राइज हो चुका था, बिल ऑफ एक्सचेंज राइज हो चुका था। कहने का मकसद ये कि हमारे यहाँ की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हो चुकी थी। मुदारबा हमारा प्रोडक्ट नहीं है, मुदारबा क्रिश्चियनिटी का प्रोडक्ट है, मगर उसको ठीक करने में, उसको निखार पैदा करने में इस्लाम का हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुदारिब थे, जिन्होंने हजरत खदीजा के साथ मुदारबा किया था, लोन नहीं लिया था, फाइनेंसिंग ली थी। पहले तो मैंने पढ़ी है हिस्ट्री थोड़ी सी मदीने में, तो वहां तो शुरू के में तो चीजों के बदले चीजें ली जाती थी, कि अगर एक ताजिर है तो वो चीनी का ताजिर है तो वो चावल वाले ताजिर से चीजों की अदला बदली किया करते थे। तो मनी तो उस जमाने में इतना होता भी नहीं था कंट्रीब्यूशन, आई थिंक। ये नबुवत से पहले था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत बिलाल एक खजूरें लेके आए बहुत आला किस्म की, तो उन्होंने कहा खजूरें कहाँ से आई? उन्होंने कहा मैंने नाकिस खजूरों के बदले ये ले लिए। उनका नहीं, जाओ इसको बेचो। अच्छा। तो बार्टर सिस्टम मना हो गया था। बार्टर सिस्टम इज अनजस्टिफाइड ट्रांजैक्शन। आप मुझे बताएं कि 1 किलो के बदले में 1 किलो डिफरेंट वैरायटी की चीज कैसे ले सकते हैं? सही बात है, उसकी चावल कटाई फर्क है, उसकी क्वालिटी फर्क है, उस पे मेहनत ज्यादा लग रही है, उसको टाइम ज्यादा लगना पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ तक के कि मेटल में कॉइन जो होते हैं वो भी करेंसी में नहीं आते हैं, नहीं आते। मेटल की प्राइस चेंज होती रहती है। तो करेंसी की जो डेफिनेशन है वो है नेगोशिएबल एक्सचेंजेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एन अथॉरिटी बैक्ड बाय सेलेबल कमोडिटी। ये एक्सचेंजेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके पीछे मटेरियल रखा हुआ है और इसको इश्यू किसी अथॉरिटी ने किया है। डेफिनेटली। तो ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह जितनी है ना, ये सब नाजायज करेंसी है। अच्छा। क्योंकि इनके पीछे, हाँ, ये सब नाजायज है क्योंकि इनके पीछे अथॉरिटी नहीं है कोई भी। ये हाँ समझ गई। अच्छा, एक सवाल बस में, हमारा ये मसला वही है कि टॉपिक माशाल्लाह इतना वास्ट है और इतना ये मतलब इतने सवालात मुझे व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कवर कर सकूं। बस ज्यादातर सवालात वही हैं, सूद से कैसे पार करें अपनी जिंदगी, कैसे आसान करें। जैसे बाहर कनाडा वगैरह में जो घर लिए जाते हैं मॉर्गेज पे, के वही तो उसमें शामिल होता है सूद? ये एक सवाल आया है मुझे। अगर वो देखें, अगर वो एफोर्डेबिलिटी पे ले रहे हैं, उनकी आमदनी के ऊपर तय कर रहे हैं, तो सूद नहीं है। मगर अगर वो स्ट्रेट उसके ऊपर एमोटाइजेशन कर रहे हैं, यानी पर डे के हिसाब से लगा रहे हैं, तो फिर वो सूद में आ जाएगा। अच्छा, यानी सवाल यही था कि कनाडा वगैरह में, यूके वगैरह में घर लिया जाता है तो उस पे जो हम पे कर रहे होते हैं उसमें सूद शामिल होता है या नहीं होता? तो उसमें मैं ऐसा करूंगा, मैं आपके वेबसाइट पे आपको एक लीजिंग के ऊपर और एक आपको मॉर्गेज के ऊपर 2 मज़ामीन भेज दूंगा। बहुत अच्छा आप हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा ख्याल है। बेहतर ये है कि हमारी जो गुफ्तगू हो रही है उसको हम रिटन फॉर्म में ले आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव आप हमारे लिए शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी है यूसुफ साहब, हम बहुत मेहनत से यहाँ पैसे कमा रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम कैसे उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता कि कल हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और चीजें खरीद के रखना, फिर वही बात है, अगर यहाँ कहा जाता है गोल्ड खरीद के रख ले तो फिर उसकी ज़कात होती है। पाकिस्तान में जी प्रॉपर्टी खरीद ले, वो प्रॉपर्टी से कब्जे हो जाते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम्स का वही था कि मुझे सवाल यही आ रहे थे कि भाई उसमें सूद तो नहीं होता, तो आपने क्लियर कर दिया कि उसमें शामिल नहीं होता। हाँ, मैं नेशनल सेविंग में रखता। मैंने नेशनल सेविंग की तहकीक 2 साल की है, 2 साल अंदर से बाहर से हर जगह से देखा है। तो मैं अपनी छोटी सी जो आमदनी है, छोटी सी जो बचत है मेरी और मेरी बीवी की, वो हम नेशनल सेविंग में बहबूद में रखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इस पूरी टॉक का टेक अवे निकालूं तो जो हमारा टॉपिक था कि नेशनल सेविंग स्कीम जो है वही फेवरेबल ऑप्शन है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक है। और अगर मैं हम इस्लामी बैंक जी अच्छी गुड स्कीम, इट्स अ गुड स्कीम। तो और इससे हुकूमत को भी फायदा पहुंचेगा, यानी अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी हिस्सा डाल रहे होंगे। ठीक है। और सेकंड ये कि अगर हम इस्लामी बैंकिंग के जरिए कोई गाड़ी या घर ले रहे हैं तो उसमें रिबा या सूद शामिल नहीं है, क्योंकि वो हम उतनी ही कीमत देंगे जो अगर हमने 1 साल पहले अगर हमने वो बुक कराया तो 1 साल के बाद भले उस चीज की अमाउंट बढ़ गई हो, लेकिन हमारी अगर जो हमारी प्राइस तय हुई है हम उसी पे देंगे। प्रीमियम सारिफ का है। ठीक है। प्रीमियम
रब्बुल माल का नहीं है, प्रीमियम सारिफ का है। आप सारिफ हैं, मैं रब्बुल माल हूँ। मेरा प्रीमियम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा घर जो है वो 5 करोड़ का घर जो है वो 40 करोड़ का हो जाए, आप मुझसे 1 टका नहीं दे सकते, है सही ही नहीं। चले, ये बड़ी एक अच्छी चीजें क्लियर हो गई है। कुछ और भी कुछ सवाल है, लेकिन हमारा टाइम अब बहुत ज्यादा हो गया और मैं नहीं चाह रही कि लोग बहुत ज्यादा चीजों को हजम नहीं कर पाते। तो ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है। मेरे ख्याल है हम 1-2 महीने के बाद दोबारा से आपसे डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थोड़ा सा बस आप मुझे बताइए कि मुताले का शौक है आपको, आपकी जो अपनी किताबें हैं कौन कौन सी हैं इस वक्त आपके पास, कोई पढ़ी हुई है, ताकि हम थोड़ा रेफर भी कर दें कि अगर कोई खरीदना चाहे, कोई पढ़ना चाहे। मेरी 2 किताबें आ रही हैं, वो एडिट हो रही हैं। इस्लाम इन इकोनॉमिक फाइनेंस एंड बैंकिंग, अच्छा, ये इस्लामिक बैंकिंग A to Z है। ये किताब जो है मैंने 27 साल में लिखी है। अच्छा, और ये मेरे सारे मुशाहिदात हैं, तकरीबन 30 साल के मुशाहिदात। अच्छा, दूसरी मेरी किताब है जो कि एकेडमिक के लिए आ रही है, वो है इस्लामिक बैंकिंग एंड अप्लाइड फाइनेंस। ये यूनिवर्सिटी के लिए है, MBA और BBA के स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, वाह। तो ये 2 किताबें मेरी आ रही हैं, कब देखिए। तक आ जाएंगी आपकी? तो हम चाहेंगे कि हम हमारा अब हर महीने हम लोगों ने एक लिटरेरी प्रोग्राम लॉन्च किया है। हर महीने हम 3rd सैटरडे को एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स रखे हैं। तो हमारा एक ओपन माइक का सेगमेंट है जिसमें हम इस तरह के ही लोगों को बुलाएंगे कि कोई बुक लॉन्च है या कोई आर्टिकल लिखा है या कोई रिसर्च पेपर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाना आ गया है किसी को, कोई बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की पेंटिंग है, उसका इंट्रोडक्शन है। तो सर हम चाहेंगे कि आप उस ओपन माइक में जरूर शिरकत करें, हमें हमें जी मैं इसका जाऊंगा, पहरा दें कि हम आपकी बुक जो मैं है आ अपने जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें और ठीक है। ताकि फिर हमें मुस्तफीद हो आपकी कुतुब से और सब कुछ। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। बहुत मैं बहुत ईगर बहुत थे शुक्रिया। आप, और बड़े इंटरेस्ट आप ले रहे थे इस प्रोग्राम के इंतजार में, जितनी मैं बेचैन थी कि प्रोग्राम जल्दी और डिस्कशन करूं, आप भी सर उतना इंटरेस्ट ले रहे थे। थैंक यू सो मच कि सर आपने इज्जत दी हमारे प्लेटफॉर्म को और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो शायद क्योंकि ज्यादातर जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो व्यूअर्स है वो खवातीन है और खवातीन बहुत ही हम लोग बेसिक चीजें हमें समझ में आ भी रही होती है और आसान जबान हमें समझ में आती भी है, क्योंकि इतनी टर्म्स एंड ट्विन्स हमें समझ नहीं आ रही होती। तो आपने बड़ी आसान जबान में, आसान गुफ्तगू की सहल गुफ्तगू में हमें समझा दिए कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक हमें बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो इंशाल्लाह सर फिर मुलाकात होगी। हम चाहेंगे कि आप फिर दोबारा किसी ना किसी एडिशन में हमें दोबारा से ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह व्यूअर्स हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। हमारा 22 जनवरी को हमारा पहला सेशन है एलीट लिटरेरी प्रिज्म के हवाले से, जिसमें हमारे 5 सेगमेंट्स हैं और मैं चाहूंगी कि आप सब वो ज्वाइन करें, लाइव होगा। और अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मौजूद है हमारे लिंक के साथ, आप उसको फिल कीजिए और अपना इंटरेस्ट शो कीजिए किस सेगमेंट में आप पार्ट लेना चाहते हैं। उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। लाइव स्ट्रीमिंग ठीक खत्म है। हो गई है सर। आपको मैं पूछना भूल गई सर, आपके बच्चे वगैरह कितने हैं? ये मैं पूछना चाह रही थी फिर मैं भूल गई। मेरी एक बेटी है, वो आइलैंड में होती है। अच्छा, और मेरी बीवी है, हम मलिर कैंटोनमेंट में रहते हैं। अच्छा, और मेरे अच्छा, आप दो कराची अदद। में ही है? जी, आप कराची में ही है, मैं भी कराची मैं से कराची हूँ। में 2 अदद मेरे नवासे हैं। एक 1.5 साल, एक 2 साल का है, एक 6 साल का है। बस यही पूरा मेरा खानदान माशाल्लाह, है। माशाल्लाह। अच्छा सर, वो मेडल आप तक नहीं पहुंच पाया, वो हमने पीछे अगस्त के नहीं, मेरे प्रोग्राम में। पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। अच्छा सर, है। वो है तो फिर जरा उसकी तस्वीर वगैरह भेजे ना, हम जरा फेसबुक पे डालेंगे, भाई हम एक्नॉलेज भी एक करते एक हैं मिनट लोगों ठहरिएगा, को। एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरिएगा। जी।